हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री सखा। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा आपका चैप्टर चल रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं। तो अगर आपने वो 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इसको मत देखिए, ये समझ में नहीं आएगा। पहले आप उन लेक्चर्स को देखिए। जो प्लेलिस्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें आपको पुराने लेक्चर्स मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे, उनका लिंक मिल जाएगा। तो जो पहला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी प्रेशर मेजरमेंट की। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर डिस्कस किया था और इनके ग्राफ्स पढ़े थे। थर्ड वीडियो लेक्चर में इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किए थे। तो आज बारी है आइडियल गैस इक्वेशन की। आइडियल गैस इक्वेशन इन सभी लॉज को मिला के बनाई जाती है। तो जब आप आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ लोगे तो ये जो पीछे वाले लॉज आपने पढ़े हैं इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइडियल गैस इक्वेशन से ही सब बन जाएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे होता है। तो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। कॉपी पेन लेकर के ही बैठिएगा। क्वेश्चंस आपको डिक्टेट किए जाएंगे, डिस्प्ले नहीं किए जाएंगे। तो क्वेश्चन डिक्टेट करेंगे, आप उसको लिखेंगे, वीडियो पॉज करके उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके मेरे साथ जुड़ेंगे। जो सही तरीका है, जैसे कोचिंग में बैठ के आप पढ़ते हो उसी तरीके से। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और बिल्कुल उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है जैसे कि आप लाइव क्लास में बैठ के पढ़ते हो, उसी तरीके से। आपको वर्चुअल क्लास मान के नहीं चलना है। तो बात करते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की। क्या होती है ये, डालते हैं हेडिंग आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए, जो लॉज आपने पढ़े थे उन्हीं लॉज का समेशन करेंगे। एक आपने पढ़ा था वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कौन सा लॉ था बेटा? ये बॉयल्स लॉ था और इसमें टेम्परेचर और मोल दोनों को कांस्टेंट रखा गया था। तो मोल एन और टेम्परेचर, इधर से स्टार्ट किया है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। इन दोनों को कैसा रखा गया था? कांस्टेंट। ठीक है भैया, ये हो गया आइडियल गैस इक्वेशन। दूसरा आपने एक लॉ पढ़ा था वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये चार्ल्स लॉ हुआ करता था और यहां पर मोल और प्रेशर दोनों कांस्टेंट थे। तीसरा आपने पढ़ा था वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल। यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट था, ये था एवोगाड्रो लॉ। ये 3 लॉज आपने पढ़े थे। वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनको अगर हम मिला दें फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तो जब इन तीनों को मिक्स करेंगे तो देखिएगा वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल इंटू टी अपॉन आएगा पी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट ला रहे हैं, आर इंटू एन टी अपॉन पी। पी को इधर ले आए तो पी बी इज इक्वल टू बनता है जाके एन आर टी। ये जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को ही हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन। और जो आपको एक आर नाम का कांस्टेंट यहां दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मतलब ये हर गैस के लिए सेम लिया जाता है, ये गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो ये आपने पीबी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ लिया। अब अगर आपने पीबी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ लिया तो सारे लॉज पढ़ लिए, किसी भी लॉ को अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं। देखो, अगर कोई भी लॉ हमें निकालना पड़े, हम यहां से निकाल सकते हैं। तो ये अलग से नोट करके आपको लिखा रहे हैं। सपोज दैट हमें बॉयल्स लॉ की बात करनी है। बॉयल्स लॉ क्या होता है?
बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, गैस की अमाउंट यानी मोल कांस्टेंट होते हैं। तो अगर हम यहां पर पहुंचे PV = nRT पे, तो देखिए हमने इधर की तरफ V ले लिया और इधर की तरफ हम ले गए nRT और ये हो गया 1/P। देखो भैया, अगर बॉयल्स लॉ की बात करोगे तो मोल कांस्टेंट होंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, R कांस्टेंट होगा, तो ये पूरा टर्म nRT कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। जब ये टर्म कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट को हटा के हम क्या लाएंगे? V = 1/P। और कंडीशन क्या आएगी ब्रैकेट में? जब गैस की अमाउंट यानी n और टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। तो कोई भी लॉ यहां से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो किसी भी लॉ को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ PV = nRT से ही ड्राइव हो जाएगा। चलिए इसको बंद कर देते हैं, वो तो एक हमने आपको बताया था कि कैसे करके हम कर सकते हैं। आपने बॉयल्स लॉ में क्या किया था? मोल को कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और प्रेशर का इफेक्ट देखा किस पे? वॉल्यूम पे। मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ऐसे ही करके चार्ल्स लॉ में आपने गैस की अमाउंट को और प्रेशर को कांस्टेंट रखा और बताया था अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ऐसे करके मतलब सभी लॉज में 2 क्वांटिटीज कांस्टेंट थी, तीसरी को चेंज किया था और उस चेंज का चौथी क्वांटिटी पे क्या असर पड़ा था ये आपने सीखा था। अब मान लो हम आपसे ये कह दें कि प्रेशर भी चेंज कर रहे हैं, मोल भी चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हैं, बताओ वॉल्यूम में क्या होगा? वॉल्यूम किस तरीके से चेंज होगा? तो उसके लिए हमें पढ़नी होती है PV = nRT। तो देख लो, इसको हम थोड़ा सा और अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं जहां से हमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने पड़ सकते हैं। अगर आप PV = nRT पे हैं तो PV = nRT को देखो, हमने क्या किया? PV/NT ले लिया R। बेटा आपको पता है R क्या होता है? R होता है कांस्टेंट, यानी P × V/N × T ये कैसा रहेगा? कांस्टेंट। यानी आप कह सकते हैं P1 V1/N1 T1 = P2 V2/N2 T2। मतलब ये आप लगा सकते हैं फार्मूला। प्रेशर भी चेंज कर रहे हैं, मोल भी चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम पहले इतना था अब कितना होगा, तो यहीं से निकाला जाएगा। अब यहीं से आप सारी इक्वेशंस बना सकते हैं। जैसे मान लो बॉयल्स लॉ था, P1 V1 = P2 V2 वहां लगता था, वो भी तो यहां से निकल जाएगा। भाई अगर मोल कांस्टेंट है तो N1 N2 बराबर होगा, कैंसिल हो गया। बॉयल्स लॉ में मोल तो कांस्टेंट रखने होते थे, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना होता था, T1 T2 बराबर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? P1 V1 = P2 B2। तो अगर आपको लॉ ड्राइव करना है तो यहां से ड्राइव हो जाएगा। अगर आपको लॉ में यूज होने वाली इक्वेशंस जैसे बॉयल्स लॉ में P1 V1 = P2 B2 यहां से ड्राइव होगी, या चार्ल्स लॉ में V1/T1 = V2/T2 यहां से ड्राइव होगी। तो सब कुछ यहां से हो सकता है, आपको कुछ भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन थोड़ी कम यूज होती है। जनरली क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वहां पर गैस की अमाउंट को भी कांस्टेंट किया जाता है, यानी n को भी कांस्टेंट किया जाता है। तो N1 N2 बराबर होगा तो ये कैंसिल होगा, तो हम यहां लिख लेते हैं व्हेन अमाउंट ऑफ गैस इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो ऐसे केस में हम इक्वेशन बना लेंगे P1 V1/T1, इसी का ज्यादा यूज होता है, होपफुली दिख रहा होगा, P2 V2/T2। ये इक्वेशन ज्यादा यूज होती है इसके बजाय। तो ये बेटा आइडियल गैस इक्वेशन आपको पढ़ाई। R एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ये आपको बताया। R की वैल्यूज आपको बतानी है, R की यूनिट आपको बतानी है, फिर वहां से क्वेश्चंस निकालने हैं। R की वैल्यूज और R की यूनिट को बताने से पहले, उससे पहले ही यहां से क्वेश्चन हो सकते हैं, या R की वैल्यू के बिना जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हम एक बारी देख लेते हैं। क्वेश्चंस आपको डिक्टेट ही किए जाएंगे, आप लिखिएगा क्वेश्चन। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखिए, जो सबसे आसान क्वेश्चन यहां से बन सकता है, सिंपलेस्ट, वो लिखिएगा। प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस
इज रिड्यूस्ड टू हाफ, मतलब जो भी इनिशियल था उसका आधा कर दिया गया। प्रेशर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड टेम्परेचर ऑफ गैस इज मेड 4 टाइम्स। टेम्परेचर ऑफ गैस इज मेड 4 टाइम्स, फुल स्टॉप के बाद व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। तो अगर आप 11th क्लास के हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में भी मजा आएगा, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चंस है, आप करेंगे, आपके आंसर्स आएंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो अगर हम ऑप्शंस आपको दे दें तो थोड़ा अच्छा और लगेगा आपको। पहला ऑप्शन हम आपको यहां दे रहे हैं, चलो 8 टाइम्स दे दिया, 8 गुना हो गया। दूसरा ऑप्शन हमने आपको दे दिया 4 गुना हुआ, 4 टाइम्स। तीसरा ऑप्शन हमने आपको दे दिया 2 टाइम्स, और एक ऑप्शन हमने आपको दे दिया सी डी होगा यहाँ पर, ये हो गया 16 टाइम्स। तो ऐसे करके ये आपको ऑप्शंस दिए हैं। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए बेटा, आपसे कहा गया है क्वेश्चन में कि अमाउंट फिक्स है, अमाउंट फिक्स कर दी। अब क्या किया गया, प्रेशर अगर P1 जो था वो P था तो P2 कितना कर दिया गया, पहले का आधा कर दिया गया। ऐसा क्वेश्चन में आपसे कहा गया है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, सोल्यूशन है। फिर आपसे कहा गया है अगर टेम्परेचर T1 T था तो जो टेम्परेचर T2 है वो कर दिया गया 4 टाइम्स, 4T हो गया। V1 अगर V था तो V2 कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। ध्यान देना बेटा, अब इसमें टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज होगा। तो कोई एक लॉ तो लग नहीं पाएगा, क्योंकि जो हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह लेते थे उनमें 2 को कांस्टेंट करते थे, एक को वेरी कराते थे और फिर तीसरे को वेरी कराते थे, चौथे पे क्या इफेक्ट पड़ता था ये देखते थे। यहाँ तो 2 चीजें वेरी हो रही हैं, तो इसका मतलब हम कहाँ जाएंगे, हम इस इक्वेशन पे जाएंगे। क्योंकि अमाउंट कांस्टेंट है तो मोल लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे तो आप कहेंगे फ्रॉम P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये आ गया। देखना भैया, P1 कितना है P, V1 है V, T1 है T, P2 है P/2, B2 है निकालना है, T2 है 4T। ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये 2 जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो T और T कैंसिल, P और P कैंसिल, B ऊपर है, ध्यान दें, B इज इक्वल टू यहाँ क्या बना B2 अपॉन 8। तो B2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8B, यानी आपका पहला ऑप्शन सही होगा। तो ये तो था वो क्वेश्चन जो सबसे सिंपल यहाँ से बनता है। और क्वेश्चंस की बात करेंगे, जुड़ते हैं आपके साथ। पहले ये रब कर लें। हाँ बच्चों, तो एक क्वेश्चन और लिखिएगा, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एयर इन ओपन वेसल, ये खुला कंटेनर है, उसमें एयर तो होगी। एयर इन ओपन वेसल इज हीटेड फ्रॉम टेम्परेचर 300 केल्विन टू 600 केल्विन, फुल स्टॉप के बाद व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर बाई मास, बाई मास या बाई मोल दोनों ही आप लिख लेना। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर बाई मोल या बाई मास एस्केप ESCAPE, क्योंकि होता क्या है ना, स्पेलिंग बोल दी आपको, स्पेल करने में अलग अलग लोगों का थोड़ा अलग अलग टच होता है, तो समझ में नहीं आता है कई बारी, और हमारा तो थोड़ा वैसे ही खराब है, प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही है, बस चल रहा है। तो लिखिएगा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर बाई मास एस्केप फ्रॉम द वेसल। तो इस क्वेश्चन को मैंने देखा है, बहुत सारे टीचर्स को देखा है कि वो चार्ल्स लॉ से करा देते हैं, लेकिन वो अप्रोच उतनी बढ़िया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है आपको बताते हैं, अभी समझ में आएगा आपको क्वेश्चन। चार्ल्स लॉ में एक्चुअली अमाउंट को कांस्टेंट रखा जाता है गैस की,
और यहाँ तो गैस की अमाउंट कंटेनर में कुछ है और कुछ उड़ जाएगी, तो अमाउंट ही कांस्टेंट नहीं है। अमाउंट कांस्टेंट नहीं है तो हमें उसको नहीं लगाना चाहिए। कैसे हम सॉल्व करेंगे आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस भी आपको दे दें, थोड़ा आपके लिए और अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सॉल्व करोगे वीडियो पॉज करके। तो ऑप्शंस हैं आपके लिए 75%, दूसरा है 50%, तीसरा 100%। बेटा इन तीन में से मिल जाएगा, लिखना है चौथा तो लिख लो नन। तो बेटा आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो भैया, जब भी आपसे कहा जाए कि जो वेसल है वो ओपन है, ये ओपन वेसल है, देखिए हुआ क्या होगा। कॉन्सेप्ट है ये, फॉर द गैस इन ओपन वेसल। देखो कॉन्सेप्ट क्या है। एयर यहां होगी, खुला हुआ कंटेनर है, एयर एटमॉस्फेयर में होगी चारों तरफ। ऐसा नहीं होता है कि जो एयर यहां पे है और जो एटमॉस्फेयर में है वो बिल्कुल शांत होती है, ऐसा नहीं होता है। जो यहां एयर है वो बाहर जाएगी, जो बाहर है वो यहां आएगी, लेकिन इक्विलिब्रियम बना रहेगा, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ऐसा होता है एयर का या गैस का फ्लो अपने हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर की तरफ होता है। तो यहां पर एयर कुछ ऐसे मेंटेन होगी कि जो प्रेशर यहां है वही प्रेशर यहां होगा, मतलब 1 atm प्रेशर यहां भी होगा और 1 atm प्रेशर यहां भी होगा। तो बस इतना याद रखो, अगर कंटेनर ओपन है, वेसल ओपन है, तो ये बात पक्की है कि प्रेशर कैसा रहेगा, सेम रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब हुआ क्या, एयर के पार्टिकल्स थे, नहीं दिखते हैं इसलिए नहीं बनाए यार। तो एयर के ये पार्टिकल्स थे यहां पर। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। जब टेम्परेचर जब बढ़ाया होगा तो क्या हुआ होगा, जो एयर के पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, उनकी एनर्जी बढ़ी। एनर्जी बढ़ी तो उनका जो कोलिजन्स का नंबर था वो सब बढ़ गया। जब वो बढ़ेगा तो यहां प्रेशर बढ़ने लगेगा, और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगी, यानी बाहर निकल जाएगी। और फिर से प्रेशर यहां कितना मेंटेन हो जाएगा, 1 atm। मतलब हीट करते रहो, एयर निकलती रहेगी, प्रेशर कैसा रहेगा। तो ओपन वेसल अगर है तो ये बात तो अपनी जेब में आप बांध के डाल लो कि प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब जो दूसरी चीज हम क्या कांस्टेंट यहां पर आपको करके दे रहे हैं, वो अपनी तरफ से दे रहे हैं, वो एक कंडीशन लगा के दे रहे हैं। कंडीशन लगा के ये दे रहे हैं कि पहले मान लो यहां पर गैस के 100 पार्टिकल थे, मान लेते हैं, उनका वॉल्यूम कितना है, अभी हमने वेसल का वॉल्यूम दे रखा है जो भी है V है। कुछ उड़ गए, 30 उड़ गए, 70 बचे, तो उन 70 के लिए वॉल्यूम कितना होगा, वो भी V ही होगा। तो जो एयर यहां है या उड़ जाने के बाद जो बचेगी उसके लिए कह रहे हैं, जो अभी है और जो बचेगी उसके लिए वॉल्यूम कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो फॉर द गैस इन द वेसल, जो वेसल में है उसके लिए वॉल्यूम भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आप यहां से क्वेश्चन करेंगे, कभी गलती नहीं होगी आपसे, चाहे कोई भी टर्म आपसे पूछा जाए। यहां तो आपसे खैर कितने % गैस उड़ जाएगी ये पूछा है, फिर आपसे टेम्परेचर भी पूछ सकते हैं, कुछ और भी पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे यहां से। तो देखो बेटा हमें करना क्या है, फ्रॉम PV = nRT यूज करो। P कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, जो गैस वेसल में है उसके लिए तो वॉल्यूम V ही रहेगा। तो P कांस्टेंट, V कांस्टेंट, R तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, PV/R = N × T। बेटा ये वाला टर्म कैसा हो गया, ये टर्म हो गया, ये हमने यहां लिखा कांस्टेंट, अर्थात दैट इज N × T, ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसके लिए, फॉर द एयर इन द वेसल, जो वेसल में है। N × T = कांस्टेंट है, इसका मतलब ये भी होता है N1T1 = N2T2 = N3T3। ये सब भी आप यूज कर सकते हो। मतलब कुछ मोल पहले थे, कुछ टेम्परेचर था, उसका मल्टीप्लाई, टेम्परेचर आपने चेंज करके T2 कर दिया तो मोल भी चेंज हो जाएंगे, या तो और घुस जाएंगे यहां पर एयर के मोल अगर टेम्परेचर कम करोगे तो,
और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोल यहां से चले जाएंगे, तो N1T1 इज इक्वल टू N2T2 रहेगा। तो अब क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली हम लोग यहां से सॉल्व कर लेते हैं। आप बस यहां से सॉल्व किया करो या ऐसे करके लिख दिया करो। थ्योरेटिकली अगर आप सॉल्व कर रहे हो, मान लो आपसे 11th के एग्जाम में पूछा गया है, तब तो आप ऐसे करके आओ, पूरा लिख करके आओ। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो डायरेक्टली याद रखो, प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो ही जाना है N1T1 इज इक्वल टू N2T2। जब आप ये लगाएंगे तो N1 जब T1 था यहां पर 300 केल्विन, तो हमने मान लिया जो N1 थे वो N थे। N1 का मतलब इनिशियल मोल इन द कंटेनर। हमने देखो ऊपर साफ साफ लिख दिया है, ये बस ध्यान रखना, फॉर द गैस इन द वेसल। N1 थे इनिशियल, लिख देते हैं यहां पे। इनिशियल मोल इन वेसल, जिसको हमने कहा N1, ये कितने होंगे, N मान लिए हमने। टेम्परेचर जब हमने T2 कर दिया 600 केल्विन, तो रिमेनिंग बचे हुए जो हैं, रिमेनिंग मोल इन वेसल, इनको हमने माना है N2। ये हमें पता नहीं, आप क्या कहेंगे, फ्रॉम N1T1 इज इक्वल टू N2T2। देखिएगा जब आप ये लगाएंगे N1T1 इज इक्वल टू N2T2, N1 की जगह आपने N रखा, ये हो गया 300, N2 तो आपको निकालने ही हैं, T2 की जगह आपने रखा 600, तो N2 की जो वैल्यू आएगी निकल के वो N/2 आएगी। मतलब पहले N थे मोल, तो अब कितने रह गए, पहले के आधे रह गए। ये तो N2 रिमेनिंग वाले हैं, मोल जो उड़ गए वो होंगे N1 माइनस N2, यानी कितने आएंगे, N1 है माइनस N/2, यानी कितने हो जाएंगे, N/2 होंगे। तो आधे मोल बचे। परसेंट स्केप्ड, कितने परसेंट उड़ गए, उसके लिए हम ऊपर लेंगे जो उड़ गए, अपॉन क्या लेंगे, ओबियसली स्टार्टिंग में जो होते हैं, इनिशियल होते हैं, उसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, इनटू क्या होगा 100। ये कितना आया, N/2 आया, यहां पे लिख दिया। तो ये दिख रहा होगा होपफुली। यानी आप क्या करेंगे, यहां पर स्केप कितने कर गए, चलो इधर लिख देते हैं, परसेंट स्केप्ड, ये होंगे स्केप कितने कर गए, N/2 इंटू 100, और इनिशियल कितने थे, N, तो ये बेटा आ जाएंगे 50%। आपका जो आंसर होगा वो 50% वाला ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन हम आपको लिखा देते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा, और सोल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा, दिया ही जाएगा। ये तो वीडियो लेक्चर बनेगा, लाइव क्लास में भी होता है। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, ऐसे ही रैंडमली लिखाए देते हैं, आपको याद रहेगा मुझे, या फिर वीडियो में तो है ही है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एयर इन एन ओपन वेसल इज 300 केल्विन। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एयर इन एन ओपन वेसल इज 300 केल्विन। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, अप टू व्हाट टेम्परेचर द एयर शुड बी हीटेड so that 2/5 part by mole लिख देना, 2/5 part by mole of air escape from the vessel। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। रब करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा बात करते हैं आगे जरा हम एक काम कर लेते हैं, आर की वैल्यूज और आर की यूनिट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि पीबी इज इक्वल टू एनआरटी से क्वेश्चंस कितने बनते हैं, अनलिमिटेड हैं। इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको यहाँ पे कराए नहीं जा सकते।
कराएंगे ज़्यादातर हम एक लेक्चर में तो नहीं पूरे होने वाली है। अब आपको छोटे लेक्चर्स भी चाहिए होते हैं 45 मिनट्स के अंदर के, तो फिर इस केस में 1.5 घंटे का लेक्चर तो बनेगा ही बनेगा जाके, अगर PV = nRT को पूरी तरीके से हम खत्म कराएं। तो एक लेक्चर और बनाएंगे, उस लेक्चर में पूरी तरीके से थोड़ा ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस ही होंगे। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपना करेंगे उसको, जो इंटरेस्टेड नहीं है वो इसी से काम चला लेंगे। तो होता ही है, अपने अपने मतलब का लेते हैं लोग अपनी अपनी समझ से, और मतलब का नहीं होता है तो नहीं लेते हैं। तो एक लेक्चर और बनाएंगे इसका, नेक्स्ट ही आएगा। उसमें क्या होगा, PV = nRT के थोड़े ढंग के क्वेश्चंस होंगे और थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चंस होंगे, उसमें केवल क्वेश्चंस ही होंगे। तो PV = nRT से जुड़ी हुई जो भी थ्योरी है वो हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, इसी लेक्चर में ख़त्म कर लेते हैं। तो R की सबसे पहले यूनिट्स की बात करेंगे, ध्यान देना भाई। यूनिट्स ऑफ R, यूनिट्स ऑफ R के लिए ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, आपने पढ़ा है PV = nRT। तो R निकालोगे तो PV/NT। यूनिट नंबर 1 देखो, R की यूनिट होगी क्या, P की यूनिट इंटू V की यूनिट अपॉन वही N और T की यूनिट। तो SI सिस्टम में ना बताएं, अगर हम प्रैक्टिकली आपको बताएं, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो चलता है, प्रेशर लिया जाता है एटमॉस्फेयर में, और जो वॉल्यूम लिया जाता है वो लीटर में लिया जाता है। तो नंबर 1 जो यूनिट बनती है जिसका बहुत ज्यादा यूज है वो है एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। चलो भैया इसको बंद कर लेते हैं डिब्बे में, एक तो ये यूनिट यूज होने वाली है बहुत ज्यादा। अच्छा, वॉल्यूम लीटर के बजाय ml यानी सेंटीमीटर क्यूब में भी खूब यूज होता है। जब वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में भी खूब यूज होता है तो वो भी एक यूनिट चलन में है, मतलब ट्रेंड में है। तो दूसरी यूनिट एटमॉस्फेयर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, ये भी खूब चलती है। एक और यूनिट हम आपको ड्राइव करके दे रहे हैं जो कि SI यूनिट है, SI सिस्टम की यूनिट है। उसका यूज फिजिक्स में ज्यादा होता है बेटा जी, फिजिक्स में भी आपको ये R वगैरह पढ़ना होता है, बहुत जगह पर R का यूज होता है। तो देखो, फिजिक्स में जो यूनिट जनरली यूज होती है, या केमिस्ट्री में भी एक आध जगह जरूरत पड़ेगी आपको, जब आप गैस की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स पढ़ोगे तब जरूरत पड़ेगी। आपने पढ़ा R = PV/NT। बेटा जी हम इसको डायमेंशनली ड्राइव कर रहे हैं, डायमेंशनली इसको हम, हाँ बेटा लोग, तो R = PV/NT, इसको डायमेंशनली हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। डायमेंशन सेम रहेगी, अगर डायमेंशनली सेम रहती है तो आप डायमेंशंस को मैच कराने के लिए यूनिट सेम आती हैं निकल के, तो आप क्वांटिटीज को चेंज कर सकते हो। तो R = बेटा हमने क्या किया, प्रेशर की जगह, प्रेशर की जो डायमेंशन होती है, प्रेशर होता क्या है, फोर्स/एरिया होता है, ठीक है। और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू, चाहे लेंथ लिखो चाहे हाइट लिखो, डायमेंशनली या यूनिट वाइज सेम ही रहना है। और नीचे क्या आएगा, N × T आएगा। अब ध्यान देना, ये हमने कैंसिल किया। फोर्स इंटू लेंथ को हम लोग कहते हैं वर्क या हीट, जो भी हो। तो चलो हमने इसको वर्क ले लिया, वर्क अपॉन क्या आ गया, N × T। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, R की यूनिट नंबर 3 जो आएगी निकल के, वर्क की जो SI यूनिट होती है वो जूल होती है। तो अगर पूरा लिख रहे हैं और किसी साइंटिस्ट का नाम होता है, ये ध्यान रखना, अगर किसी साइंटिस्ट का नाम है, अगर आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर दिया, जैसे जूल आपने लिख दिया कैपिटल लेटर में, ऐसे आपने लिखा ये, तो बेटा ये नाम माना जाएगा, ये यूनिट नहीं होगी। और आपने लिखा स्मॉल लेटर से शुरू किया तो ये यूनिट मानी जाएगी, ये नाम नहीं माना जाएगा। और अगर आपने केवल कैपिटल J लिखा तो ये नाम नहीं है, ये यूनिट है। ये रूल्स होते हैं कुछ, तो आपको बता दिए, बस यहाँ पे क्लिक कर गए दिमाग पे तो बता दिए आपको। ये फिजिक्स में वैसे पढ़ाया गया होगा शायद आपको। तो जूल पर मोल पर केल्विन,
तो ये भी एक यूनिट होती है, एसआई सिस्टम की होती है। बेटा क्या होता है, कई बार जो हीट है या वर्क है इसको जूल में ना लेकर के कैलोरी में लेते हैं, तो एक और यूनिट भी आपको कहीं कहीं पर दिखेगी, वो होती है ये पर मोल पर केल्विन, इनका यूज होता है। तो ये मैंने बेटा आपको यूनिट्स पढ़ा दी आर की। अब हम क्या करते हैं, आर की वैल्यूज की बात कर लेते हैं। वैल्यूज ऑफ आर, देखो जो वैल्यूज ऑफ आर निकालेंगे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे निकालेंगे। कॉन्सेप्ट ये है इसका, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, एट एनटीपी, एनटीपी पे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ये होता है 22.4 लीटर। ये लीटर लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिख दिया। ये कॉन्सेप्ट होता है, एनटीपी पे 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। अब इसी को हम यूज करेंगे, दैट इज एनटीपी अगर है एनटीपी को ही एसटीपी भी बोलते हैं। कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में क्या करते हैं, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, बिल्कुल सही लेते हैं। एनटीपी में कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो वो टेम्परेचर को क्या करते हैं वहां पर फिर 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, लेकिन नहीं, एनटीपी या एसटीपी एक ही बात है। तो दैट इज टेम्परेचर कितना होगा 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर यहां पर लिया जाता है 1 एटमॉस्फेयर, लगभग एक बार एक ही बराबर होता है। अगर कंडीशन मोल 1 है तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। इसी डेटा को हम लोग यूज कर रहे हैं फ्रॉम, आपने पढ़ा है R इज इक्वल टू होता है PV अपॉन NT। R इज इक्वल टू आ जाएगा, हमने प्रेशर की वैल्यू को रखा, प्रेशर की वैल्यू कितनी रखी 1 ATM, वॉल्यूम कितना रखा 22.4 लीटर, नीचे 1 मोल, और टेम्परेचर कितना रखा 273 केल्विन। जब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो R जो निकल के आता है, R की पहली वैल्यू जो निकल के आती है वो 0.0821 आती है। यूनिट्स क्या रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एटीएम, लीटर, बेटा थोड़ा शॉर्ट करके लिखना पड़ेगा वरना आ नहीं पाएगा। यहां पे जो R की वैल्यू आती है, R दिख रहा है आपको, R की वैल्यू होती है 0.821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, ये R की वैल्यू आती है निकल के। तो R की एक तो ये वैल्यू है, थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। अगर हम क्या करें, ये तो यूज होती ही है केमिस्ट्री में यूनिट, हमने आपसे कहा था केमिस्ट्री में इस यूनिट का भी यूज होता है जहां पे वॉल्यूम ml यानी सेंटीमीटर क्यूब में लिया जाता है। बेटा ध्यान देना, सब कुछ वही रखेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, मोल, बस वॉल्यूम को अगर सेंटीमीटर क्यूब यानी ml में लेना है तो बता दें आपको 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 22400 यानी 22400 ml। तो जब हम यहाँ पर 1 ATM और यहाँ पर 22400 रखेंगे, 1 और 273 रखेंगे, तो जो R की दूसरी वैल्यू निकल के आएगी, बस 1000 से मल्टीप्लाई ही करना है, 82.1 ATM, अब ये लीटर ना होकर के सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन हो जाएगा।
ये आर की एक वैल्यू हो गई। अच्छा, एसआई सिस्टम में आर की वैल्यू हम क्या लेंगे? एसआई सिस्टम मतलब एसआई यूनिट में, जूल पर मोल पर केल्विन में। ध्यान देना, सब कुछ हमने जो भी लिया था पीवी, वो सब किस में लेना पड़ेगा? एसआई यूनिट्स में। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, अगर आप इसको एसआई यूनिट में ले रहे हो तो कितना करना पड़ेगा? 1 एटीएम में आपको लिखाया हुआ है पहले, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। आप प्रेशर की वो वैल्यू लेंगे। हो गया प्रेशर एसआई सिस्टम में, लिख दें वहां पे। हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं इन एसआई यूनिट्स एट एनटीपी। प्रेशर कितना होगा? 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। टेम्परेचर तो उतना ही होगा, 273 केल्विन। केल्विन एसआई यूनिट है, मोल एक ही होगा, और जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 डिवाइडेड बाई 1000 आएगा। ये किसमें हो जाएगा? मीटर क्यूब में। जब ये वैल्यूज रखेंगे देन जो आर की वैल्यू निकल के आएगी, यहां पर रखेंगे पीवी अपॉन एनआरटी में, आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी में, एंड पीवी आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी में। तो आर की वैल्यू निकल के आएगी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यू एसआई यूनिट में, हालांकि इसका केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज नहीं है। अगर हम एनर्जी को, हीट को जूल में ना लेकर के कैलोरी में लें तो आपको पता होगा एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। तो इसको 4.18 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 4.18 से डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 के बराबर हो जाती है, 1.98 हो जाती है। ये यहां पर हो गया, शॉर्ट में लिखा, आप पूरा लिखिएगा, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो आर की इन वैल्यूज के साथ आपका पाला पड़ेगा, मतलब आपको आर की इन वैल्यूज के साथ डील करना पड़ेगा। एक बड़ा हल्का फुल्का सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बता देते हैं, 11th वालों के लिए बहुत काम का है। उनको इतना समझ में आ जाएगा कि हम आर की वैल्यू को प्लेस कैसे करें, रखें क्या, कौन सी वैल्यू रखें। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा पार्ट ये रब करते हैं, फिर मिलते हैं, आपको क्वेश्चन बताते हैं। तो बेटा क्वेश्चन लिख लो, लिखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कोई लिखा देते हैं आपको। लिखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। लिख लें वरना हम भी भूल जाएंगे। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट टेम्परेचर 300 केल्विन एंड प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर। आपको दिया गया है टेम्परेचर है 300 केल्विन और आपको प्रेशर बोला गया है 2 एटमॉस्फेयर है, और आपको कहा गया है इस गैस का वॉल्यूम कितना होगा। तो पहले तो ये ध्यान दो, अगर ऐसे क्वेश्चन हमें करने पड़े तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ये सब तो लग नहीं सकता, क्योंकि P1 होता फिर P2 होता, B1 भी नहीं। तो मतलब इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं कि PV इज इक्वल टू एनआरटी से ही सॉल्व हो सकते हैं। P है, B नहीं है, N है, R है, R तो आपके पास होता ही है, कांस्टेंट है, याद होना चाहिए, और T है। तो देखो बेटा, ये तो मास दिया है, हम फार्मूला लगाएंगे PV इज इक्वल टू nRT। जब PV इज इक्वल टू nRT लगाएंगे और V निकालेंगे तो क्या करेंगे? nRT अपॉन P करेंगे। तो बेटा जी मोल चाहिए होंगे, N होता है मोल, और आपने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है मोल इज इक्वल टू होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मास इन ग्राम हो गया 16 ग्राम, 32 इसका मोलर मास होता है O2 का, तो ये 0.5 मोल आ जाएंगे। तो वॉल्यूम निकालते हैं, 0.5 तो मोल रखे हमने। अच्छा, R अभी देखते हैं, बताएंगे आपको। टेम्परेचर 300 केल्विन और प्रेशर हमने कितना रखा?
प्रेशर हमने रखा, कितना दिया है 2 एटमॉस्फेयर। बेटा आर की वैल्यू क्या रखेंगे, यही आपको सिखाना था बस क्वेश्चन में, और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। आर की वैल्यू वो रखेंगे जिसमें प्रेशर एटमॉस्फेयर में लिया गया हो, क्योंकि आपने ये जो प्रेशर रखा है यहां पे किस में रखा है, एटीएम में। आर की एक तो ये वैल्यू है जहां पे हमने प्रेशर किस में लिया है, एटमॉस्फेयर में। तो अगर हमने ये वैल्यू आर की रख दी तो बिल्कुल मैच कर जाएगा प्रेशर, मोल और केल्विन तो वही है। तो जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो किस में आएगा, लीटर में, क्योंकि आर की इस वैल्यू में प्रेशर एटमॉस्फेयर में है और वॉल्यूम किस में है, लीटर में है। ठीक है, तो अगर ये रखोगे तो प्रेशर आपका मैच कर गया, एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में आ जाएगा वहां पे। आप ये वैल्यू भी रख सकते हो 82.1, क्योंकि यहां भी एटमॉस्फेयर मैच कर रहा है, लेकिन उस केस में जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब या ml में। ज्यादा कॉमन ये है तो इसको इसी को हम रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.0821। तो V की जो भी वैल्यू यहां निकल के आएगी, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, जो भी आएगा वो निकल के आएगा किसमें, लीटर में। तो ये तो थी आइडियल गैस इक्वेशन की कुछ जानकारी और उससे जुड़े हुए कुछ ठीक ठाक सवाल, कुछ हल्के सवाल। अब बेटा हमें क्या करना है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएंगे उसमें आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करके थोड़े अच्छे क्वेश्चंस कैसे करते हैं उनको आपको सिखाया जाएगा। 11th में भी आ सकते हैं आपके यहाँ एग्जाम में, कुछ भरोसा नहीं होता है, टीचर्स के ऊपर होता है, वो जो चाहें डाल सकते हैं। तो 11th वाले भी उसको करें और बाकी लोग तो कॉम्पिटिटिव वाले तो करें ही करें। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको पसंद आता है लेक्चर तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए, थोड़ा फेवर कीजिए, मतलब शेयर कीजिए, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।